हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग जो 50 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स की ये जो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें हमने काफी सारे रूल्स का डिस्कशन कर लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स उसका जो पार्ट टू है जो हम इस सेशन में बात करेंगे। पिछले लेक्चर को आपने बहुत सारा अपना प्यार सपोर्ट दिया, तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सेशन में 50 रूल्स जो है वो हम कवर कर लेंगे। और इन दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद बहुत ही ये जो कंसाइज मैनर में ये सारे पढ़ाए गए हैं, इनको देखने के बाद डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस सेशन में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर देखो, जो लिटिल है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज अभी इसके बाद एक रूल और पढ़ेंगे इसी के पैरेलल। जो वर्ड है लिटिल और एक वर्ड है फ्यू। लिटिल जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और फ्यू जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। लिटिल के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा अनकाउंटेबल, और फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक तो ये कंडीशन ध्यान रखनी। दूसरी ध्यान रखनी है कि यहां पर इसकी जो फैमिली है, लिटिल जो है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीन फैमिली जो है, इनकी फैमिली में तीन मेंबर्स हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो लिटिल जो शब्द है, लिटिल का मीनिंग होता है हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नॉट। लिटिल नॉट के लिए आता है, ठीक है। क्वांटिटी इतनी है जो इनसफिशिएंट है। तो उसी के पैरेलल फ्यू की भी मैं बात करूं तो फ्यू का मीनिंग भी इनसफिशिएंट क्वांटिटी के लिए आता है। जैसे मैं लिखूं देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके देर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की उम्मीद है। पॉजिटिव सेंस में यूज किया हुआ है, उसके बचने की कुछ उम्मीद है। अ लिटिल का मीनिंग होता है सम, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है लेकिन सम, सफिशिएंट, काम चलाओ। हमने लिखा लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नहीं, लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं आता है तो वो उस काम को करेगा नहीं जो उसके लिए मुश्किल होगा नहीं। लेकिन काम थोड़ा बहुत काम चलाऊ आता है और उस काम को वो करता है तो उसके अंदर मुश्किल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यहां पर अ लिटिल जो है वो होगा। और द लिटिल का मीनिंग होता है जो भी थोड़ा सा वो सारा, कंप्लीट। लिटिल वाटर दैट इज इन द बॉटल, तो यहां पर लिटिल नहीं आएगा, द लिटिल आएगा, क्योंकि यहां पर इन द बॉटल लगाकर हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसी तरीके से फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तीनों का जो सेंस बनता है वो यहां पर इसी तरीके से आपको देखना है। चलिए कुछ एग्जांपल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई एम अपसेट, मैं इस चीज के लिए क्या हूं, अपसेट हूं, बिकॉज देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। मैं इस चीज से अपसेट हूं क्योंकि उसके बचने की उम्मीद क्या है, ना के बराबर। और वही अगर ये होता आई एम ग्लैड, मैं हैप्पी हूं, आई एम ग्लैड, मैं हैप्पी हूं, बिकॉज देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस देखा उसमें सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव है तो हमने लिटिल लगा दिया। नीचे वाले में सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, काम चलाऊ, तो हमने अ लिटिल लगा दिया। और वही अगर मैं कहूं कि आई हैव सॉल्ड मिल्क, आई हैड इन द जग, आई हैव सॉल्ड डैश मिल्क आई हैड इन द जग, जो जग में दूध था वो भी मैंने सारा बेच दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द लिटिल, कंप्लीट के सेंस में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं कहूं द स्टूडेंट्स हु केम टुडे, जो थोड़े से स्टूडेंट्स आज आए थे, हैव गॉन।
वो वापस जा चुके हैं। तो जो थोड़े से आए थे वो सारे, कंप्लीट का सेंस आ गया, तब हमने द फ्यू लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, द फ्यू, द फ्यू इनका यूज कर सकता हूं। आई नीड अ लिटिल रेस्ट, मुझे थोड़ी देर की क्या चाहिए, रेस्ट। तो अ लिटिल रेस्ट ये हम लोग यूज कर देंगे। तो यहां पर अ लिटिल, द लिटिल इनके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जितने भी जो डिटर्मिनर्स है उसका एक कलेक्शन में लेकर आया हूं, जिसके थ्रू आप लोग ये पहचान लोगे कि जैसे कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो कौन से डिटर्मिनर अनकाउंटेबल के लिए आता है, कौन से काउंटेबल के लिए आता है। तो देखो, ए और एन जो होते हैं वो किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, हमें पता होना चाहिए। ईच और एवरी के बाद भी जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है वो गलत हो जाएगा। दिस और दैट के बाद भी सिंगुलर आएगा, और वन और अनदर के बाद भी सिंगुलर आएगा, और आइदर नाइदर के बाद भी सिंगुलर नाउन आएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये जितने भी नाउन्स यहां से यहां तक के ये जो नाउन्स है इनके साथ में सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन जो है इसके बाद आएगा। दीज दोज के बाद प्लूरल आता है, मैनी, फ्यू, सेवरल के बाद भी प्लूरल, बोथ के बाद भी प्लूरल। तो यहां पर इन तीनों कैटेगरी के बाद में ध्यान रखना प्लूरल नाउन आता है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, फ्यू और सेवरल के बाद भी नाउन प्लूरल आएगा, और बोथ के बाद भी नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा। सम और एनी के बाद में सिंगुलर नाउन दोनों आ सकते हैं। ऑलमोस्ट और नो इनके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट और नो इनके बाद में नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा। मच और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, माई, योर, हिज, इसके बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन आ सकते हैं। इसके साथ में आपको एक ध्यान रखना है, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, और एक आता है अ ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो गाइस यहां पर देखो ये जो कैटेगरी हमने यहां देखी है, इन वर्ड्स को, इन डिटर्मिनर्स को ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मच लगाकर मच के बाद में प्लूरल नाउन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है मच के बाद प्लूरल नाउन, या प्लूरल नाउन के पहले मच नहीं आता, आपको मैनी लिखना होगा, उसको मैनी से रिप्लेस करना होगा। तो इनके बाद ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसके बाद में किस तरीके के नाउन्स पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो रूल नंबर 33। रूल नंबर 43, ईच और एवरी का यूज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ईच का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रत्येक, और एवरी का जो मीनिंग होता है वो भी होता है प्रत्येक। दोनों का मीनिंग प्रत्येक के सेंस में आता है, वन के सेंस में आता है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि इन दोनों के बाद में जो नाउन और वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहती है। इन दोनों के बाद नाउन और वर्ब दोनों कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ईच ऑफ का यूज किया जाए, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन रहेगा वो रहेगा प्लूरल। ईच ऑफ के बाद नाउन तो रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो है वो रहेगी सिंगुलर, क्योंकि ईच ऑफ से सेंस किसका बन जाता है, चॉइस का। तो अगर मैं लिखूं इसको कि ईच स्टूडेंट हैज कम, प्रत्येक विद्यार्थी आ चुका है, और वही अगर मैं ईच ऑफ लिखता हूं तो लिखूंगा मैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। तो छोटी सी बात है, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच के बाद में नाउन आ जाएगा सिंगुलर, वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। लेकिन ईच ऑफ का यूज करता हूं तो ईच ऑफ के बाद में नाउन आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आता है सिंगुलर। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि ईच जो लिखा हुआ है, ईच के बाद में नाउन आ भी सकता है, और अगर नाउन नहीं भी आया हुआ है तो भी सही है। ईच के बाद
नाउन आ भी सकता है और नहीं नाउन लगाया आपने, किसी भी तरह का कोई नाउन यूज नहीं किया तो भी सही है, लेकिन एवरी जो है, एवरी शुड ऑलवेज फॉलो अ नाउन। एवरी के बाद में हमेशा एक नाउन का यूज होना जरूरी है, एवरी के बाद में हमेशा किसी ना किसी नाउन का आना जरूरी है। तो ईच के बाद में नाउन ऑप्शनल है, जबकि एवरी के बाद नाउन आना जरूरी है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा बना जिसमें एवरी के बाद में नाउन नहीं है तो समझ जाना वो गलत है। ठीक है, तो ये छोटा सा फंडा है, ध्यान रखना, बाकी प्रैक्टिस में हम लोग ये सारा पढ़ लेते हैं। कैन, कैन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो आप लोगों को पता है, एबिलिटी के लिए आता है। हालांकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है। कैन का यूज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो कैन एबिलिटी के लिए आता है, जबकि मे जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है। ठीक है, मे का जो कैन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एबिलिटी, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के साथ में परमिशन के लिए, और विश, ये तीन इंपॉर्टेंट यूज है, और पर्पस, ये चार इंपॉर्टेंट यूज आप लोग इसको ध्यान रख लेना। मैं अगर लिखूं शी कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती है, तो कैन यहां पर एबिलिटी के लिए आ गया, उसकी स्किल के लिए आ गया, पॉसिबिलिटी के लिए आ गया, इट में रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, तो यहां पर मे पॉसिबिलिटी के लिए आ गया। परमिशन के लिए यू में कम इन, परमिशन के लिए आ गया। मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, ये आ गया विश के लिए। पर्पस के लिए आ गया ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास दिस एग्जाम, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास दिस एग्जाम। तो यहाँ पर सो दैट के बाद में आ गया मे। तो ये चार इंपॉर्टेंट यूसेज हमने देख लिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखो एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए हम ये तीन मॉडल का यूज करते हैं। शुड जो होता है वो जनरल एडवाइस के लिए किया जाता है, शुड का यूज जनरल एडवाइस के लिए। मस्ट का जो यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए होता है, ऐसी एडवाइस जो फॉलो करना काफी जरूरी है, या हम लोग इसको कह सकते हैं ऑब्लिगेशन। क्या कह सकते हैं? ऑब्लिगेशन। और O2 जो होता है, O2 का यूज मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। O2 जो है वो मॉरल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। मैं अगर सेंटेंस लिखूं यू शुड wear shoes in place of चप्पल्स, तो मैं चप्पल्स की जगह आपको क्या पहनने चाहिए? शूज पहनने चाहिए। ये एक जनरल एडवाइस हो गई, अगर सामने वाला व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो भी कोई नुकसान नहीं है। मस्ट आ गया यू आर वेरी इल, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गई। और टू यू ऑट टू रिस्पेक्ट, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एडवाइस के लिए हम लोग इनका जो यूज करते हैं, ये तीनों चीजें एडवाइस के लिए आता है, और हमने यहां पर इनको देख लिया। उसके बाद देखो, एक सेकंड, इसके बाद देखो आइदर का यूज होता है 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक। नाइदर होता है नॉट 1 आउट ऑफ 2, नॉट 1
आउट ऑफ टू। अगर दो में से कोई एक है तो आइदर, और दो में से कोई नहीं है तो नाइदर। बोथ का यूज होता है दोनों के लिए, और नन होता है कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना नन का यूज होता है फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। बस दिक्कत यहाँ एक क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ ऐसा पूछा जाता है कि नन ऑफ द टू बॉयज कैन हेल्प यू। इन दोनों में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब बात दो की हो रही है तो फिर हम नन का यूज नहीं करते, नन की जगह हम लोग नाइदर का यूज करते हैं। और वैसे ही अगर सेंटेंस में आ गया नाइदर ऑफ द ट्विंस कैन स्पीक क्लियरली, इन दोनों में से कोई भी सही से बात नहीं कर सकता है। तो ट्विंस का मीनिंग होता है दो, तो इसके लिए निदर आ सकता। अगर यहां पर नन होता तो सेंटेंस हो जाता गलत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, और ये था आपका रूल नंबर 37। और उसके बाद ये रूल नंबर 38। सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, जबकि एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ये ध्यान रखना, बेसिक रूल है इतना ही। मैंने कहा वी हैव सम वर्क टू डू टुडे। वी हैव सम वर्क टू डू टुडे, आज हमारे पास कुछ काम करने को है। और वही अगर नेगेटिव होता तो हम लिख देंगे वी डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू टुडे, आज हमारे पास कोई भी काम नहीं है करने को। एग्जाम में ऐसा आता है कि नेगेटिव सेंटेंस में सम दे दिया तो वहां पर सम नहीं आता है, एनी आता है। और आपको पॉजिटिव सेंटेंस में एनी दे दिया तो ध्यान रखना है एनी वहां पर सम नहीं आएगा, वहां एनी आएगा। ऐसे एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सम का यूज पॉजिटिव में होता है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। रूल नंबर 39 की बात करूं, रूल नंबर 39, देखो ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद जो वर्ब आती है वो जनरली फर्स्ट फॉर्म में आती है। ऐसे भी एरर पूछ लिए जाते हैं, मॉडल्स के बाद में V1 का यूज किया जाता है। और जो मॉडल के बाद में आने वाली वर्ब होती है उसमें एस या ईएस का भी यूज नहीं किया जाता। ये सिंपल सा फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन ऑट और यूज टू दो ऐसे मॉडल है जिसके बाद में 2+V1 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लो कोई सेंटेंस आ गया कि शी मस्ट फॉलोज हर एडवाइस, उसको उसकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि यहां पर फिर फॉलोज नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉलो। ऐसा एक लेंदी सा सेंटेंस दिया जाता है जिसमें ध्यान रखना है कि किसी भी मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है, उसके साथ एस और एस नहीं आता है। लेकिन हाँ, ऑट टू और यूज टू जो है इसके बाद में जो है 2+V1 आता है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यूज टू होता है, यूज टू के बाद में V1 आता है और ये पास्ट हैबिट के मीनिंग को कन्वे करता है। इसका मीनिंग क्या होता है, पास्ट हैबिट, कोई ऐसी पास्ट की हैबिट जो अब डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में यूज टू जो दिया हुआ है, यूज टू से पहले अगर वी वर्ब आ गई या यूज टू से पहले गेट आ गया, तब उस कंडीशन में यूज टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। मैं अगर बोलूं कि आई यूज टू वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखा करता था, तो पास्ट हैबिट हो गई। लेकिन वही अगर मैं लिखूं आई एम यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज, तो यहां पर देखो यूज टू के पहले इजेमार अगर है तो आईएनजी लगा देंगे और यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये छोटा सा फैक्ट है,
ध्यान रखना जरूरी है। तो हमने रूल नंबर 39 यहां पर पढ़ा। अब रूल नंबर 40 हम देखते हैं। ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो नॉन एक्शन होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है इंग्लिश में जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती है। फॉर एग्जाम्पल नो, रिमेंबर, forget, see, hear, smell, taste, resemble और prefer, believe, यह इस तरह की जो वर्ब होती है नॉन एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, इनके साथ कभी भी आईएनजी वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, वी जनरली डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ में हम जनरली आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। अगर मैं कहूं कि आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ ग्रामर, मैं ग्रामर के सारे फैक्ट जानता हूं, तो ये गलत है। यहां पर एम नोइंग नहीं होगा, आई नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आईएनजी नहीं आएगा, नो वर्ब का यूज आईएनजी में नहीं होगा। मैंने कहा शी इज रिजेंबलिंग हर मदर, उसकी शक्ल उसकी मदर से मिलती है, गलत है। क्या होगा? शी रिजेंबल्स हर मदर, उसकी शक्ल उसकी मदर से मिलती है। इन वर्ब्स का यूज, ये जो वर्ब हमने लिखी है, इन वर्ब का यूज जनरली हम आईएनजी में नहीं करते हैं। ये फंडा है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। रूल नंबर 41, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। यू मस्ट नॉट लीव दिस प्लेस until I will come back। ठीक है, और एक लिखा बाय द टाइम you will reach, by the time you will reach home I will have left from there। जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक मैं वहां से निकल चुका होऊंगा। और एक लिख रहा हूं मैं, इफ यू विल वर्क आउट रेगुलरली you will feel relaxed। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो यहां देखो, यहां पर यू मस्ट नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है अंटिल आई कम बैक, ये टाइम क्लोज है। क्या है? टाइम क्लोज। टाइम की बात हो रखी है। बाय द टाइम यू रीच होम, ये भी टाइम क्लोज है। और इफ यू विल वर्क आउट रेगुलरली, ये भी कौन सी है? टाइम क्लोज। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, वी डू नॉट यूज विल और शैल इन टाइम क्लोज। टाइम क्लोज में कभी भी विल और शैल नहीं आता है। तो टाइम क्लोज होता है उसके अंदर हम कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर यू मस्ट नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल आई विल, ये विल नहीं आएगा। इसमें भी बाय द टाइम यू विल रीच ऑन, इसमें भी ये वाला विल नहीं आएगा। और इफ यू विल वर्क आउट रेगुलरली, यू विल
फील रिलैक्स, तो इसमें भी ये वाला विल नहीं आएगा, ये कंडीशनल क्लोज हो गई, सॉरी, ये हो गई आपकी कंडीशनल क्लोज। तो टाइम क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज में हम कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते, इससे भी जुड़े हुए रिलेटेड एरर्स पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रूल नंबर 42, देखो एग्जाम में ध्यान रखना है कि जब भी एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है, वो पढ़ लिया क्या, नरेशन का कॉन्सेप्ट शायद, यस, नरेशन और पैसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो हमारे जैसे मतलब जो हम यहाँ पर रूल्स एक तो जो डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वही रूल्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में एक हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन देखेंगे जिससे भी जुड़ा हुआ रूल नंबर एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉच टीवी सही होता है, लेकिन लिसन टू द रेडियो होता है। रेडियो के साथ द लगता है, लेकिन टीवी के साथ में नो आर्टिकल। उसी तरीके से टेल अ लाई, टेल अ लाई लेकिन स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई लेकिन स्पीक द ट्रूथ, ये आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद रूल नंबर 43, डिटर्मिनर्स की दो कैटेगरी होती है, डिटर्मिनर्स की दो कैटेगरी होती है, एक प्री डिटर्मिनर और एक पोस्ट डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर में आता है हाफ, प्री डिटर्मिनर में आता है बॉस, और प्री डिटर्मिनर में आता है हाफ, बोथ और ऑल। पोस्ट डिटर्मिनर में यूज होता है होल, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है द हाफ मनी नहीं होगा, अगर करना है तो आपको क्या करना है, हाफ द मनी, क्या लिखेंगे, हाफ द मनी, क्योंकि हाफ, बोथ और ऑल ये ऐसे डिटर्मिनर है जो सीक्वेंस में पहले लिखे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है द ऑल वाटर आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा ऑल द वाटर, ऑल द वाटर। आप होल द नेशन नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा द होल नेशन। द होल नेशन आपको बोलना होगा। तो ये तीन डिटर्मिनर ऐसा डिटर्मिनर है जो बाकी डिटर्मिनर्स के पहले आते हैं, और ये होल ऐसा डिटर्मिनर है, दो डिटर्मिनर होने की कंडीशन में ये बाद में रखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 43, रूल नंबर 44, सेंटेंस में आया हुआ है शब्द होम, ठीक है। तो मैंने कहा शी इज लिविंग, ही इज गोइंग टू होम। अब मैं बात जब होम की करता हूं तो होम जो शब्द है वो एक एडवर्ब होता है। होम से पहले हमें किसी तरह का कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना, एग्जाम में पूछा जाता है। वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रपोजिशन बिफोर होम, होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर ये टू लिखा है जो कि क्या है, गलत। लेकिन अगर ध्यान रखना कोई एडजेक्टिव प्लस होम है, कोई एडजेक्टिव प्लस होम अगर आया हुआ है तो उसके पहले आप प्रपोजिशन टू लगा सकते हो। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, ही इज गोइंग टू हिज होम, वो अपने घर जा रहा है, तो हिज अगर आ रखा है तो इसकी वजह से यहाँ पर टू प्रपोजिशन जो है वो आ सकता है।
तो होम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, लेकिन होम से पहले कोई एडजेक्टिव अगर दिया हुआ है तो प्रपोजिशन टू आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। रूल नंबर 45 की बात करते हैं। देखो, जब बात हो रही है तो कुछ ऐसे हमारे पास फैक्ट्स और हैं जिनसे भी जुड़े हुए एग्जाम में, जैसे प्रपोजिशन है जिसकी लिस्ट काफी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, बाकी और भी आप चीजें हैं पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो हो चुके हैं, डिटर्मिनर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लुक फॉरवर्ड टू है, लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जब भी ध्यान रखना कोई भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। और अगर आपके एग्जाम में हैड बेटर आपको मिल जाए तो ध्यान रखना है हैड बेटर के बाद में क्या आता है, V1 का यूज किया जाता है। मैं कहूं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है और हैड बेटर के बाद में V1 आता है। कुछ लोग हैड को देखकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, नहीं। अगर मैं लिखूं यू हैड बेटर गो नाउ, अच्छा रहेगा कि तू अब चले जाओ। तो हैड के बाद, हैड बेटर के बाद में हम यहां पर क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 46 में देखो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन की कैटेगरी और बता रहा हूं, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर। ये वो प्रपोजिशन है जिसके बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। ठीक है, शी इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। और मैंने कहा प्रीफर भी लगा दो इसमें, आई प्रीफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय ज्यादा पसंद है कॉफी की तुलना में। तो यहां पर ध्यान रखना है कि प्रेफर के साथ में आता टू, लेकिन प्रेफर रादर लगा हो तब हम लगाते हैं देन। प्रेफर के बाद रादर हो तब लगाते हैं देन। अगर ये ऐसा हो, आई प्रीफर टी रादर देन कॉफी, आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी, तो रादर लग गया तब हम देन लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर के साथ आता है टू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ फिक्स सेंटेंसेस आपको बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वुड यू माइंड, ये ध्यान रखना है, और कुड यू प्लीज, वुड यू लाइक, और कुड यू प्लीज। अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें विल यू माइंड लगाकर सेंटेंस दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है सही एक्सप्रेशन क्या होगी, वुड यू माइंड या वुड यू लाइक या कुड यू प्लीज। तो आपको जो मॉडल्स के यूसेज में आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है। फिक्स सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये फिक्स सेंटेंसेस काहे के हैं, ये मॉडल्स के सेंटेंसेस है। उसी तरीके से 48 में आपको कुछ सेंटेंसेस और बता रहा हूं फिक्स। अब इनको मैंने रूल्स में कंसिडर किया है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल आता है, किसी से हम टाइम पूछते हैं तब हम बोलते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। ये आपके जैसे राजस्थान में जो एपीओ प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा हुआ था। तो घड़ी से टाइम बताने के लिए बाय
वॉच होता है। मैंने कहा अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में एक पक्षी बैठा है, तो यहां पर इन द ट्री लगा दिया, ठीक है। वही एन ओल्ड मैन इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री। अब कुछ लोग इसमें अंडर लगा देते हैं, अंडर द शेड, लेकिन ये फिक्स ध्यान रखना, अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर इन आएगा, क्योंकि शेड जो है वो एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है, एक सर्कल होता है, उसके अंदर कोई आदमी सो रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, इन आएगा। तो ये फिक्स्ड सेंटेंसेस है, आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर ये वाले जो एक्सप्रेशन है वो पूछी जाएगी। उसी तरीके से we had some very serious discussion over a cup of tea। चाय पीते पीते हमने काफी सीरियस डिस्कशन किया। तो चाय पीते पीते, ओवर का मतलब होता है व्हेन वी वर हैविंग अ कप ऑफ टी, जब हम चाय पी रहे थे उस वक्त हमने यहां पर यह डिस्कशन किया। तो किसी काम के दौरान या कोई मुद्दा जो है ओवर, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक फिक्स सेंटेंस है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। 48 के बाद एक इंपॉर्टेंट रूल नंबर 49, आर्टिकल की हम बात करेंगे। आर्टिकल में भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कहीं पर नो आर्टिकल आता है, कहीं पर क्या आता है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पर देखो वो रूल्स जो मुझे इंपॉर्टेंट याद आ रहे हैं, जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको नोट्स करवाने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यहां पर एक फैक्ट ध्यान रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द लगता है, लेकिन कब, जब वो प्ले करने के सेंस में हो, प्ले के सेंस में, जब उसको बजाने की बात हो रही हो। अगर उसको बाय या सेल करने की बात हो तब तो वहां पर ए आता है, लेकिन प्ले करने के सेंस में हो तब हम द लगाते हैं। मैं अगर लिखूं आई नो हाउ टू प्ले द गिटार, कोई गिटार बजाना आता है तो यहां पर द लगा दिया। और वही ये होता कि आई वॉन्ट टू बाय अ गिटार, मुझे एक गिटार खरीदना है, तो यहां पर हमने खरीदने और बेचने के लिए लगा दिया बाय। तो ये देखो एक चीज समझना, यहां पर मैं आपको मिसलेनियस रूल्स करवा रहा हूं, कोई टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा हूं, रैंडम रूल्स करवा रहा हूं, कभी आर्टिकल के, कभी प्रपोजिशन के, कभी वर्ब के, कभी पैसिव वॉइस के। इससे ये बेनिफिट है कि आप एक टॉपिक को लेकर एब्स्ट्रैक्ट होना अब बंद कर देते हैं। आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एग्जाम में भी आपको पता है मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सारी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हो चुका है। लास्ट रूल जो है वो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स का, और डिटर्मिनर में एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ध्यान रखना है बोथ का, कि बोथ जो होता है कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। बोथ का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगर मैं ये लिखता हूं कि बोथ ऑफ यू डू नॉट, बोथ ऑफ यू शुड नॉट हरी, तुम दोनों को ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर देखो बोथ अगर आ गया और बोथ के साथ में नॉट आ गया तो ये गलत है।
आपको इसकी जगह नाइदर लिखकर सेंटेंस को सही करना होगा। आप लिखेंगे नाइदर ऑफ यू शुड। अब यहां पर नॉट नहीं आएगा क्योंकि नाइदर आ चुका है, शुड हरी। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें नॉट आया हुआ है और उसमें बोथ भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ का यूज नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट 50 रूल्स हैं। अगर इनका आप रिवीजन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इनका रिवीजन कीजिए। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इस कम समय में मैं बहुत कम टाइम में बहुत मैक्सिमम कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक्स हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।